हमारा जो अभी का चैप्टर है सीआरपीसी का वो है 26 प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस इफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 340 से लेकर 343 यानी 340 से लेकर 343 तक हम आज पढ़ेंगे। पहला है 340 प्रोसीड्यूर इन केस मेंशन इन सेक्शन 195। तो ये जानने से पहले आपको सीआरपीसी सेक्शन 195 जानना होगा। तो 195 का दो पार्ट है, एक ए और एक बी। तो इसमें हम बी वाला जानेंगे, पहले हम ए जान लेते हैं। ये क्या है 195 में, समराइज कर हम आई बटन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। हम समराइज वे में बताते हैं कि 195 है क्या। कोई ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किया गया है, कब किया गया है, जब वो ऑफिशियल ड्यूटी में था या अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था, काम कर रहा था, तब उसको रोका गया, ऑब्जेक्ट किया गया, या जो भी जिस भी कारण से उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, किया गया पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। और उसी का पार्ट बी यानी कि बी बोलता है सेक्शन 1 का 195 का कि प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, मतलब जैसे कि कोई ट्रायल चल रहा था, उस दौरान में कोई फॉल्स एविडेंस दे दिया, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिया, वो एक ऑफेंस है। अब ट्रायल चल रहा था, उस समय में एक्यूज को गुस्सा आ गया या फिर डिफेंडेंट को गुस्सा आ गया, उसने मजिस्ट्रेट को दे मारा पेन, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट कर दिया, जज के अगेंस्ट कर दिया। तो ये एक चीज है 195 के बी में कि प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई ऑफेंस होता है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड। अब 195 में एक और चीज मेंशन है कि इसमें है कि जिस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ऑफेंस होगा वही कंप्लेन कर सकता है राइटिंग में, वही कंप्लेन करेगा राइटिंग में, या फिर उसका सुपीरियर जो होगा वो करेगा, वही कॉग्निजेंस, तभी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अब यहाँ पर बात सिर्फ बी का है, तो यहाँ पर बी का जो बात है तो फिर हम कोर्ट में ही काम चलेगा, यानी प्रोसीडिंग तो कोर्ट में ही चलता है। तो जो प्रोसीडिंग है उसके दौरान अगर कोई अपराध होता है तो वो हाई कोर्ट के पास, यानी उससे जो अपीलेट कोर्ट है, उससे जो ऊपर वाला कोर्ट है उसके पास जाएगा। तो अब आइए, अब ये समराइज आप 195 समझ गए होंगे। अब 340 पढ़ते हैं कि उसका प्रोसीड्यूर क्या होगा। When upon an application made to it in this behalf, otherwise any court is opinion of that it is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made into any offence referred in clause B of subsection 1 of section 195, which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that court, or as the case may be in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in that court. Such court may after such preliminary inquiry if any as it thinks necessary, वो हम अभी आगे जानेंगे। इसमें क्या है, जब जो एप्लीकेशन है वो दिया जाता है उस ऑफेंस के बिहाफ पर जो कि 195 के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान हुआ, उसके बिहाफ पर कोई एप्लीकेशन दिया जाता है, या फिर कोई कोर्ट यानी कि सो मोटो खुद से ही, उसके पास खुद से भी ये पावर है ना। हमने 195 में क्या क्लियर किया था कि जो अपर कोर्ट है, जो सुपीरियर है, वो भी एप्लीकेशन दे सकता है उसके बिहाफ पर कि इस पर कार्रवाई हो। तो जिसके साथ ये घटना हुआ वो खुद ब खुद एप्लीकेशन मिला, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है सो मोटो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये, मतलब ये जो इंक्वायरी है वो होना चाहिए, एक इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि अपराध जो है वो 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर कर दिया गया है, यानी कि अपराध हो चुका, ठीक है, टू हैव बीन कमिटेड, ऑफेंस हो चुका है। तब कोर्ट को अगर अपना ओपिनियन लगता है ऐसा कि इंक्वायरी होना चाहिए जस्टिस के कारण, तो वो इंक्वायरी करेगा, ठीक है। इंक्वायरी करने के बाद जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा तो उसमें ये 5 ABCDE के प्रोसेस को दिया गया है, इसको फॉलो करना होगा। पहला, रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट। अब जब इंक्वायरी होगा तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा, कुछ तो फाइंडिंग आएगा, तो वो फाइंडिंग मेंशन होगा। उसके बाद मेक अ कंप्लेंट देयर ऑफ इन राइटिंग, और कंप्लेंट जो होगा वो राइटिंग में होगा। सेंड इट टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैविंग जुडिक्शन, और उसके बाद वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा, यानी कि फाइंडिंग के साथ और राइटिंग में जो कंप्लेंट है वो भेज दिया जाएगा किसके पास, जिनके पास जुडिक्शन होगा, और जुडिक्शन किसके पास होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ही होगा। डी, टेक सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर सच मजिस्ट्रेट, और वो कोर्ट जो भेज रहा है वो क्या कर सकता है, वो सिक्योरिटी ले सकता है कि तुमको जब बुलाया जाएगा तुम मजिस्ट्रेट के सामने आएगा, जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने वो मतलब कंप्लेंट दिया गया है उस मजिस्ट्रेट के पास वो आएगा। और जो ऑफेंस उस पर लगाया गया, यदि वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है और कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट के कस्टडी में भेज देगा। मजिस्ट्रेट के कस्टडी में मतलब होता है जेल में भेज देगा, ठीक है। उसके बाद ई है, बाइंड ओवर एनी पर्सन टू अपीयर इन गिव एविडेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट, किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है कि मतलब एविडेंस देने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने तुमको प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब ई का थोड़ा एक वाइड मीनिंग है,
ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा है, ये नहीं है कि एनी पर्सन तो किसी को पकड़ के बाइंड कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो इसमें है कि जो कोर्ट में रहेगा, जब ऑफेंस हुआ तो कोर्ट में कौन कौन रहता है, बहुत आदमी रहता है, कोई देखने के लिए भी रहता है, और जो मैंडेटरी है वो कौन है, जज है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा, डिफेंडेंट रहेगा, प्रोसिक्यूशन रहेगा, प्रोसिक्यूशन का एक प्राइवेट लॉयर भी रह सकता है, वो भी रहेगा, और भी मेंशन जो आदमी है जो कोर्ट में प्रेजेंट रहना मैंडेटरी है वो रहेगा। तो उन लोगों को आप बाइंड कर सकते हैं कि तुमने देखा था, तुम एज अ विटनेस जाके मजिस्ट्रेट सर के ऑफिस में जाकर तुम एज अ विटनेस जाओगे और सब बात बताओगे। उसके बाद 2 है the power conferred on a court by subsection 1 in respect of any offense of an offense may in case where that court has neither made a complaint under subsection 1 in respect of that offense nor rejected an application for the making of such complaint be exercised by the court to which such former court is subordinate within the making of subsection 4 of section 195। इसमें सिंपल सा बात है, घुमा के लिखा गया है कि जो पावर सबसेक्शन 1 में दिया गया है कोर्ट को, अब या तो उसके पास कंप्लेंट, वो कंप्लेंट करता ही नहीं है, ठीक है, वो कंप्लेंट लिखता ही नहीं है, देता ही नहीं है उस ऑफेंस के लिए, और उस ऑफेंस के लिए वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी नहीं करता है। मतलब अगर कोई और दे दे तो फिर वो रिजेक्ट भी नहीं करता है ना। वो यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया, पहला आप क्लियर कीजिए, यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया। पहला, जो कोर्ट है वो कोर्ट कंप्लेंट लिख कर देता ही नहीं है, और दूसरा जो कोर्ट है वो उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी नहीं करता है कि ठीक है ये चीज़ यहीं पर फैसला हो गया, इसको रिजेक्ट कर दीजिए, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट भी नहीं करता है। तो जो उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो पहले वाला कोर्ट था फॉर्मर कोर्ट, जिसका सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 195 के अंदर, यहाँ पर आप सिंपल सा बात जानिए कि जो अपीलेट कोर्ट है जिसके पास अपील कर सकते हैं, तो उस कोर्ट में जाकर उस कोर्ट अगर चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कार्रवाई कर सकता है। तो उसके बाद 3 है, ए कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सीन्ड where the court making the complaint is a high court by such officers of the court as the court may appoint। अब किसके द्वारा साइन किया जाएगा, जहां पर हाई कोर्ट में ये कंप्लेंट गया तो उस ऑफिसर के द्वारा जो कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। बी, इन एनी अदर केस बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट में ऑथराइज इन राइटिंग दिस पावर। यदि हाई कोर्ट नहीं है, कोई दूसरा कोर्ट है, तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जो कुर्सी पर बैठा रहता है, न्यायाधीश एक तरह से होता है वो, तो उसका साइन होगा, जिसको ऑथराइज किया गया है बिहाफ पर उसका साइन होगा। 4, इन दिस सेक्शन कोर्ट हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 195। जो कोर्ट का मतलब मीनिंग दिया गया है 195 के अंदर, उसी वही जो कोर्ट का डिफिनीशन है, जो मीनिंग है, वो इस सेक्शंस के अंदर प्रयोग में लाया जाएगा। उसके बाद 41 अपील है। 1, एनी पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन एनी कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड to make complaint under subsection 1 or subsection 2 of section 340 or against whom such a complaint has been made by such court may appeal to the court to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 195 and the superior court may thereupon after notice to the parties concerned direct the withdrawal of the complaint or as the case may be making of the complaint which such former court might have been made under section 340 and if he thinks make such complaint the provision of that section shall apply accordingly। इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है, इसमें कहा जा रहा है कि जो किसी कोर्ट के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया हाई कोर्ट को छोड़कर वो रिफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है, वो जो कंप्लेंट दे रहा है उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर 340। उसके बाद तो जो कंप्लेन है जो जिसके अगेंस्ट में किया गया वो अपील कर सकता है। कहाँ पर अपील कर सकता है, हमेशा हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 341 को आप इतनी गहराई में मत जानिए, यहाँ पर सीधा सा बात बोला जा रहा है कि जो अपील है वो कहाँ कर सकते हैं, आप कहाँ कर सकते हैं अपील, अपील हमेशा हायर कोर्ट में ही होता है, ये बात सब जानता है, ठीक है। और 195 से अगर रिलेटेड कोई है तो कोई भी कोर्ट में अगर आप देते हैं और वो रिफ्यूज कर देता है, आप किसी कोर्ट में एक कंप्लेंट लिख कर दिए, ठीक है, फॉर अपील, आप एग्जाम्पल जानिए, आप कंप्लेंट लिखे ये व्यक्ति ऐसा किया, गलत काम किया, और आप उसको दे दिए दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट को छोड़कर। अब क्या होगा कि अब वो कोर्ट जो है उसको रिफ्यूज कर देता है, लेता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाकर जिसके में आपने पहले दिया था, जो फॉर्मर कोर्ट था आपका पहला वाला कोर्ट, वो जो रिफ्यूज किया था उसके ऊपर जो कोर्ट है आप उसमें जाकर अपील कर दीजिए। बस यही बात यहाँ पर बोल रहा है। उसके बाद 2, an order under this section and subject to any such order and order under section 340 shall be final and shall not be subject to revision। अब
इसमें कहा जा रहा है कि इस सेक्शंस के अंदर यानी कि आप अपील कर देते हैं, उसके बाद जो ऑर्डर आता है 340 के तहत, ठीक है, वो फाइनल होगा, शैल बी फाइनल। आप फिर उसको रिवीजन में, आप रिवीजन के लिए अपील नहीं कर सकते, यानी रिवीजन के लिए आप फिर दोबारा से एप्लीकेशन जो फाइल है वो नहीं कर सकते, यानी कि रिवीजन दोबारा नहीं होगा अगर एक बार अपील हो गया तो। 342 power to order cost. Any court dealing with an application made to it for filing a complaint under section 340 or an appeal under section 341 shall have to make such order as to cost as may be just। बोलने का कोई जरूरत नहीं है। 343 प्रोसीड्यूर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। अब मजिस्ट्रेट सर कैसे कॉग्निजेंस लेंगे ये देखना होगा। ए मजिस्ट्रेट टू हुम अ कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 340 और सेक्शन 341। अब मजिस्ट्रेट जिनके पास जो कंप्लेंट है वो दिया गया 340 341 के तहत, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन चैप्टर 15। अब जो मतलब चैप्टर 15 में जो चीज़ दिया गया है उसको छोड़कर, अगर दिया गया भी है तो, यानी हमने उसको पहले अगर पढ़ा है चैप्टर 15 के अंदर तब भी, प्रोसीड एज फार एज मे बी डील विद द केस एज इफ इट वेयर इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो ये बीच वाला आप हटाइए, यहाँ पर ऐसा बात बोला जा रहा है कि 340 341 के तहत अगर कोई कंप्लेंट आता है तो उसको ऐसे डील किया जाएगा जैसे कि पुलिस रिपोर्ट हो गया। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है वो भी हम आई बटन में दे देंगे, 173, ठीक है, 173 के अंदर फाइनल रिपोर्ट होता है, पुलिस रिपोर्ट होता है, ठीक है, उस रिपोर्ट को ही बोला जाता है। तो ऐसे ही उसको डील किया जाएगा 340 341 के अंदर अगर कोई केस को दिया जाता है तो, अगर कोई कंप्लेंट आता है तो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 173 हम दे देंगे बटन में, और क्या देना था हमको, 195 भी हमको देना था, 195 भी हम दे देंगे, 195 भी है, 196 भी है, जो भी है हम 195 दे देंगे, वो पूरा चैप्टर ही वहाँ पर कवर है। उसके बाद टू बोल रहा है वेयर इट इज ब्राउट टू द नोटिस ऑफ सच मजिस्ट्रेट और ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट टू हुम द केस मे हैव बीन ट्रांसफर्ड that an appeal is pending against the decision arrived at in the judicial proceeding out of which the matter has arisen, he may if he thinks fit at any stage adjourn the hearing of the case until such appeal is decided। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर भी कुछ बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जब कोई अपील कर दिया गया है, ठीक है, अब जब अपील कर दिया गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा था, अब उसमें एक किसी भी स्टेज पर अपील तो रोका जा सकता है, एडजॉर्न किया जा सकता है। कब तक एडजॉर्न किया जा सकता है, जब तक कि जो अपील है वो डिसाइड ना हो जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इतना ही बात बताया गया था, एक बार हम ओवरऑल जान लेते हैं, ठीक है। 340 में क्या बोला था, 340 में बोला था कि 195 के तहत जो भी केस है 195 हम समराइज करके जान चुके हैं कि बी में अगर प्रोसीडिंग के दौरान कोई अपराध किया जाता है तो फिर अगर कोर्ट चाहे जिस कोर्ट में ये हुआ वो एप्लीकेशन देगा, या फिर उसका जो सुपीरियर कोर्ट है वो सो मोटो ही ऐसा जांच करवा सकता है। उसके बाद 341 में क्या कि अपील है, अगर आप कहीं पर कंप्लेंट देते हैं, वो आदमी जो है वो जो कोर्ट है वो आपका कंप्लेंट रिफ्यूज कर देता है तो आप उससे हायर में जाकर अपील कर सकते हैं। उसके बाद और 342 यानी जो कोस्ट है जो सही है वो ले सकता है। 343 में कॉग्निजेंस ऐसा लिया जाएगा, 340 341 के अंदर अगर कोई केस आता है तो उसका कॉग्निजेंस ऐसे लिया जाएगा जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया जाता है। उसके बाद अगर मतलब अगर कोई केस चल रहा है और वो केस अपील कर दिया गया है, यानी कि अपील में है वो केस, जब तक अपील पेंडिंग है तब तक जो वो केस है ना उसको एडजॉर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, जो हियरिंग है उसको एडजॉर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी अपील चल रहा है तो एडजॉर्न को हियरिंग कर मतलब एडजॉर्न कर दिया। एडजॉर्न मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना, तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। कब तक रोका जा सकता है, अनटिल सच अपील इज डिसाइडेड, जब तक कि अपील डिसाइड ना कर दिया जाए तब तक रोका जा सकता है। वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब 344 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।